क्योंकि आधुनिक व्यवसाय में हाथों से प्रयोग होने वाले टूल्स का यूज़ बहुत कम हो गया है और आने वाले समय में तो जो आज तुम्हें टूल्स दिख रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। हैंड टूल वो होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिक पावर से या किसी और पावर से नहीं चलाएंगे, आप उसको हाथों के बल से उनका प्रयोग करेंगे। छेनी, हथौड़ी, रेती, आरी, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आज हम टूल्स के एक उस वर्ग में जाएंगे, उसे मशीन टूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक तो होता है हैंड टूल, एक होता है मशीन टूल। जब मशीन के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा हम किसी चीज़ पे ऑपरेशन करते हैं, मतलब किसी जॉब को शेप देने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे कॉमन है ड्रिल। आज हम बात करेंगे ड्रिल मशीन की। ड्रिल मशीन की बात करेंगे। तो अब हम गियर चेंज कर रहे हैं, एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहाँ पर हम हाथ के बल से टूल्स को प्रयोग नहीं करेंगे, बल आएगा इलेक्ट्रिक से। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इसको कभी देखा है? ये बढ़ई लोग वगैरह ड्रिल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी कई बार इसको ड्रिल करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। जहाँ पर विद्युत नहीं है, मान लीजिए घर बन रहा है, वहाँ पर आपको बोर्ड लगाने हैं, स्क्रू का होल करना है, तो इसमें एक बिट लगा देते हैं, नीचे डायमंड शेप की बिट होती है। क्योंकि बिजली नहीं है तो मजबूरी में हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो वो ड्रिल बिट उसमें होल कर देगी। आमतौर पर सॉफ्ट मटेरियल के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो हुआ छोटी मोटी कोई जगह जहाँ पर 15-20 आपको आइटम होल करने हैं। पर व्यवसाय में, आधुनिक व्यवसाय में अगर आपको ये वाली टूल दे दूँ और आपको कहूँ पूरे दिन ड्रिल कर, तो इसमें आप समझो बेटा, एक तो ताकत इस वाले हाथ से भी लगानी पड़ेगी ताकि नीचे जाए वो, भाई ड्रिल करते हुए नीचे भी तो जाना है, और इस वाले हाथ से भी ताकत लगानी पड़ेगी, लगातार घुमाना पड़ेगा। कितने घंटे काम कर लोगे? क्या प्रोडक्टिविटी निकलेगी? क्या क्वालिटी निकलेगी? एक ये भी होती है, इसको ब्रेस ड्रिल कहते हैं, ये भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को अगर हम व्यवसाय में इस्तेमाल करने लगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तुम्हारी दिहाड़ी भी नहीं निकलने की। इतना तो वो जॉब का काम नहीं है जितनी तुम्हारी दिन की वेज आ जाएगी या सैलरी आ जाएगी। तब हम इनका प्रयोग करते हैं। हमें हाथ से तो नहीं घुमाना पड़ रहा ना, ताकत नहीं लगानी पड़ रही, थोड़ी बहुत ताकत इसको अंदर धक्का देने के लिए लगानी पड़ेगी बस। और कितने तेज आरपीएम पे चल रहे, क्या आप अपने हाथों से इतने तेज आरपीएम को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। ड्रिल, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल की। इलेक्ट्रिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी जो पावर सोर्स आ रही है वो विद्युत है। इसको हम पावर ड्रिल भी कहते हैं, पावर ड्रिल मशीन। आप ये तो समझ जाएंगे कि ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब वो ड्रिल चलती है इतने आरपीएम पे तो काटती हुई चलती है, आपको बहुत हल्का सा धक्का लगाना पड़ता है, तो आपका जॉब के अंदर ड्रिल जाने लगता है, छेद होने लगता है। सबसे पहले हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लें कि किस किस तरीके के वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम ड्रिल मशीन से कर सकते हैं। पहला है होल करना। सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है ना, हम ड्रिल मशीन का प्रयोग क्यों करते हैं? होल करने के लिए, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका काम हो सकता है थ्रेड काटना। थ्रेड मतलब चूड़ी, चूड़ी काटना हो सकता है ना, थ्रेडिंग। उसको हम ड्रिल मशीन के प्रयोग से यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं टैपिंग। इंटरनल चूड़ियाँ काटने के लिए हम ड्रिल मशीन का प्रयोग कर लेते हैं, खास तौर से रेडियल ड्रिल और उससे बड़ी वाली ड्रिल के बारे में बात कर रहा हूँ। हैंड ड्रिल को हम प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। और क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? फिनिशिंग, इसको हम कहते हैं रीमिंग। रीमिंग, इवन होनिंग, ये सेकेंड ईयर में सब पढ़ेंगे हम इनके बारे में। रीमिंग और होनिंग ऑपरेशन होते हैं, उनके टूल थोड़े अलग होते हैं। उससे हम होल जो हमने करा है ड्रिल के बाद, जो होल की सतह हमें प्राप्त हुई है, अगर हमें उसको बहुत स्मूथ करना है, मतलब फिनिश करना है, चिकना करना है उसको। अब अंदर होल के अंदर अगर आपको फिनिशिंग चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई पिन आने वाली है या कोई ट्यूब आने वाली है जिसको हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसमें हमें गैप नहीं चाहिए, लीकेज नहीं चाहिए, तो उस होल को फिनिश करना पड़ेगा ना बच्चे, उस साइज में फिनिश करना पड़ेगा। तब हमें रीमिंग, होनिंग, लैपिंग, इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम ड्रिल मशीन का प्रयोग कर लेते हैं उसमें, इन ऑपरेशन में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फेसिंग, इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉट फेसिंग कहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए ये आपका कोई जॉब है, इसमें आपने यहाँ पर होल कर रखा है, ऐसे ये होल कर रखा है, किसी प्लेट में होल कर रखा है आर पार। लो हैचिंग भी कर देता हूँ, तुम ड्राइंग ज़्यादा आजकल समझ रहे हो तो आपको अब समझ में आ रहा है बेटा। हमने होल कर दिया इसमें, इसके ऊपर यहाँ पर वॉशर आके बैठेगा, ये तो समझ में आ रही है आपको बात। और हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर वॉशर बैठे वो उतनी जगह मशीन्ड हो जाए। यहाँ पर ऊपर ड्रिल चल रही होगी और इतनी जगह पे हमने इसको मशीन कर दिया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करते उसको, बहुत हल्का सा, ताकि हमारा वॉशर जो है बिल्कुल सीधा बैठे, बस इतना काम है। उसको हम स्पॉट फेसिंग कहते हैं। और एक इसका ऑपरेशन हो सकता है
जो होल करा है उस होल के साइज को इंक्रीज करना। मतलब देखिए आप ऐसा समझें, मान लीजिए इतनी मोटी कोई ड्रिल है, ये एक बार में इतना बड़ा होल नहीं करेगी, ये काटना कहाँ से शुरू करेगी, यहाँ से शुरू करेगी। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये है इसका कटिंग पॉइंट, लेकिन ड्रिल तो सबसे पहले यहाँ टिकेगी ना, इतनी दूर तक इसको ऐसे घिस के चलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इतना बड़ा होल हम डायरेक्ट ड्रिल से नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटर पंच लगाते हैं, फिर एक पायलट होल मारते हैं, मतलब बहुत पतला सा ड्रिल करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और तब जाके कई स्टेप्स में ये आता है। तो हम ड्रिल मशीन का प्रयोग होल के साइज को इंक्रीज करने के लिए भी करते हैं। उसको कभी कभी काउंटर बोर करना पड़ता है और कभी कभी काउंटर संक। ये क्या चीज़ है? ये भी बहुत आसान है। आपने देखा होगा स्क्रू जो है ना, स्क्रू उसकी शेप कुछ ऐसी होती है बेटा। यहाँ पर आपका पेचकस लगाने का स्क्रू तो जानते हो ना, उसका हेड ऐसा होता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये हेड बाहर ना निकले, जहाँ पर हमने इसको डाला है वो अंदर डूब जाए हेड, तो हमें उस होल को भी इस शेप में करना पड़ेगा। होल तो हमने इतना करा था, होल पे तो ये स्क्रू चला जाएगा, लेकिन उस होल का यहाँ तक ये सिरा ऐसे थोड़ा फैलाना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं काउंटर संक। काउंटर संक। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बोल्ट के हेड ऐसे होते हैं, ऊपर से यहाँ पर एक एलन की लगाने का एक सॉकेट होता है, उसका सिलेंड्रिकल हेड होता है, यहाँ पर चूड़ियाँ होती है। इस तरह का बोल्ट देखा आपने कोई? अब हम ये भी चाह रहे हैं कि ये सिर बाहर ना निकले, जब हम उसको लॉक करें या नट से को, तो बाहर ना निकले, जॉब से बाहर ना निकले। तब हमें ये होल कैसा करना पड़ेगा, और यहाँ पर आके ये आपका हेड बैठ जाएगा, बाकी बोल्ट नीचे निकल जाएगा, तो जॉब के सिरे के ऊपर नहीं निकलेगा इसका सिर। इसके लिए आपने देखा, इसके लिए हमें कैसा होल करना पड़ रहा है, उसके लिए तो वी शेप का करना पड़ रहा था हमें ऊपर ऊपर, इसके लिए हमें सिलेंड्रिकल एक होल करना पड़ रहा है। ये सब ऑपरेशन भी हम ड्रिल मशीन पे करते हैं। पहले तो आपने पतला होल करा जो इस बोल्ट के साइज का होगा, इसके बोल्ट के डायमीटर के साइज का होगा, फिर ऊपर जितना बड़ा इसका सिर है उतना बड़ा आपको होल वहां से बड़ा करना पड़ेगा, ताकि सिर भी वहां पर आके बैठ जाए। उसको हम काउंटर बोर कहेंगे। अगर सीधा हो रहा है, आपने सीधा सीधा बड़ा करा है तो काउंटर बोर कहलाएगा, और अगर आपने उसको वी शेप का बड़ा करा है, स्क्रू हेड के लिए करा है, तब वो काउंटर संक कहलाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, इन चीज़ों को ना, अगर आप एकदम ऐसा चाह रहे हैं कि हमें बहुत बढ़िया तैयार होना है, आप क्लासेस के बाद जैसे वर्कशॉप में कभी जाते ही हैं आप, तो वहाँ पर एक दिन, सिर्फ एक दिन ड्रिल, जो जहाँ पर ड्रिल हो रही है, रेडियल ड्रिल है, वहाँ पर इतने सारे जॉब्स में होल हो रहे होंगे, उसके पास जाके खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, और पहले तो 15 मिनट ये ऑब्जर्व करो कि वो किस स्टेप में इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है। भाई सबसे पहले तो वो चलाएगा, मशीन को चलाएगा, उसके बाद वो जरूर स्पीड जो है उसकी सेट करेगा। कितना बड़ा ड्रिल है, मोटा ड्रिल होगा तो धीरे मशीन चलनी होगी, छोटा ड्रिल होगा, पतला ड्रिल होगा तो तेज मशीन चलनी होगी। तो वो कैसे उस मशीन को सेट कर रहा है, वो स्पीड हम क्यों करते हैं, पतली ड्रिल के लिए तेज और मोटी ड्रिल के लिए धीरे, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा क्यों हम उस मशीन को सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे सेट करता है, कौन कौन से वो लीवर है जिससे वो मशीन को स्पीड कम और ज़्यादा कर रहा है, वो देखो। उसके बाद वो उसको चेक करेगा कि वो सेंटर वहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे ला के उसको चेक करेगा, वो देखो वो कैसे चेक कर रहा है। उसके बाद पहले कौन सी ड्रिल कर रहा है, फिर कितना बड़ा ड्रिल मार रहा है, फिर कितना बड़ा, कैसे वो होल को कर रहा है। एक बार ये ऑपरेशन आपने 15 मिनट में देख लिए, कुछ स्टेप्स हैं बस, वो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। उसके बाद उसको रिक्वेस्ट करो कि अगला होल आप खड़े रहें, मैं मारूँ, अगला होल मैं करना चाह रहा हूँ। उस ड्रिल मशीन को चला के देख लो। फिर जब आप जॉब के लिए किसी व्यवसाय में जाएंगे तो ये कहते हुए डर नहीं लगेगा कि मैं ड्रिल मशीन चलाना जानता हूँ। और सबसे पहले वो जॉब को उस बेड पे कैसे सेट कर रहा है, सीधा कर रहा है, और कैसे उसको होल्ड कर रहा है, बांध रहा है, वो हम बातें कर चुके हैं अपनी वीडियो में। अगर आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करने जब वर्कशॉप में जाते हो, 1 घंटा लगा दो और फिर भूल जाओ। एक बार वो होल खुद करके देख लो, उससे पहले उसको ट्रेनिंग ले लो कि ये कौन कौन से स्टेप में होल कर रहा है। इतना मुश्किल नहीं होता ना वो। एक बार आपने ड्रिल मशीन पे काम करना शुरू कर दिया तो आप यकीन मानना कि कम से कम 15,000 रुपये के तो आप आदमी हो गए, क्योंकि ड्रिल मशीन मैन इससे कम नहीं मिलता है। फिर एक दिन जाओ ग्राइंडर मैन के पास बैठ जाओ, फिर एक दिन जाओ लेथ मशीन वाले के पास बैठ जाओ, उसमें ज़्यादा देर लगी, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। सुरक्षा वाला नज़र अपने साथ रखना, क्वालिटी वाली नज़र अपने साथ रखना, प्रोडक्टिविटी ये मशीन टूल्स जो हैं ये बढ़ा देते हैं। जो इलेक्ट्रिक पावर टूल्स होते हैं ये आपको फास्ट करवा देते हैं ना काम, हाथ वाले टूल से ज़्यादा फास्ट करवा देते हैं। ठीक है, आगे चलें अब। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये ड्रिल मशीन कितने प्रकार की होती है और इसमें मुख्य कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपकी ड्रिल मशीन जो है, पावर ड्रिल मशीन, वो 6 प्रकार की होती है बेटा, 6 प्रकार की। मैं उनके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला है पोर्टेबल, दूसरा है आपका बेंच ड्रिल। बेंच ड्रिल को सेंसिटिव भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे क्लासरूम में तो नहीं ला सकता, तो इस लेक्चर के साथ साथ आपको उनकी फोटोग्राफ दिखाई देती रहेंगी, ठीक है।
तो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ सेंसिटिव को, ताकि फोटोग्राफ के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाए। तो यहाँ लिख देता हूँ सेंसिटिव। सेंसिटिव ड्रिल मशीन या सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन भी इसको कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है आपकी पिलर, पिलर ड्रिल मशीन। उसके बाद आती है आपकी रेडियल, उसके बाद आती है आपकी गैंग, और आखिर में आपके पास आती है मल्टीपल स्पिंडल। ये 6 प्रकार की ड्रिल मशीन है। और इसके बाद चौथे, पांचवें और छठे जो आपकी कैटेगरी है, टाइप है, इसमें आपको CNC वेरिएंट भी मिल जाते हैं। मतलब अगर आप इन मशीनों को कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल्ड मशीन चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर से कंट्रोल हो जाए, वो भी आपको मिल जाती है। तो CNC वेरिएंट नीचे वाले में सब में मिल जाएंगे आपको। वो महंगी होती है। आपको क्या लगता है एक ड्रिल मशीन कितने की हो सकती है? आपने फैक्ट्री में हमारी ड्रिल मशीन देखी है, बड़ी वाली, ऊंची वाली? हाँ, कितने की होगी वो? है जी, 1 लाख के? ये ड्रिल मशीन जो बड़ी वाली हमारे पास है, रेडियल ड्रिल मशीन, ये है नई। अगर आप लेना चाहोगे इस समय लगभग 10 लाख रुपए की। 10 लाख। अब सोचो 10 लाख रुपए की मशीन है, तो हम अनाड़ी आदमी को उसमें नहीं बिठा सकते ना, है ना। और ड्रिल मशीन अगर CNC की मैं बात करूं, उसकी स्टार्टिंग ही होगी लगभग 2.5 करोड़ से। हम उन मशीनों की बात कर रहे हैं और उनके लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हें लोहार बनाने वाले हैं? ITI वालों, ये मत समझना कि तुम छोटे छोटे वो प्रैक्टिकल करोगे वहाँ पर जाके। वो सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कटिंग क्या होती है, कितनी ताकत लगती है, तो टूल कितनी ताकत लगा रहा होगा। ये अंदाजे होने चाहिए बस तुम्हें। उसको नापा कैसे जाए, इतनी महंगी महंगी मशीन तो ITI में नहीं लग सकती ना। तो उसको नापते कैसे हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं। तुम्हें लोहार और ठठेरा थोड़ी बनाना है, मुझे दुकान पे थोड़ी बिठाना है भाई। तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ों को, अच्छा आज एक ऐसे गौर करो कि समय कैसे बदल रहा है। इलेक्ट्रिशियन, पहले आपने देखा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिशियन के कुछ बच्चे बैठे हैं ना, हर इलेक्ट्रिशियन के पास टेस्ट लैंप जरूर देखते थे आपने शायद नहीं देखा होगा, मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ। एक बल्ब, उसके अंदर से 2 डोरी निकल रही, वो बार बार उसे चेक करता फिरता था बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। हर इलेक्ट्रिशियन के पास वो जरूर होती थी वो चीज़ें। आज सबके पास मल्टीमीटर है, नियॉन टेस्टर है, मैगर है, ऐसी चीज़ें जेब में रख के घूम रहे हैं। कोई आपको टेस्ट लैंप लिए हुए नहीं दिख रहा है। कल ये भी चेंज हो जाने वाला है, कल ये भी चेंज हो जाने वाला है। टेक्नोलॉजी को बहुत सम्मान के साथ सीखते चलो बेटा। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। पोर्टेबल क्या, किसी भी चीज़ को पोर्टेबल कब कहा जाता है? पोर्टेबल तब कहा जाता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हो। उसको एक जगह फिक्स करना की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी ये ड्रिल मशीन, इसका एक तार है, इसको ले जाओ कहीं भी जहाँ पर आपको पावर मिल रही हो, इसको लगाओ पावर के साथ और चलाओ, ठीक है ना। लेकिन बाकी ड्रिल मशीन ऐसी नहीं होती, वो तो अपनी जगह बंधी रहती है। उनको आप हर जगह उठा उठा के नहीं ले जा सकते, एक तो भारी बहुत होती है। ये छोटी सी होती है, हल्की हल्की होती है, इनको कहीं भी लेके आप जा सकते हो। इनको क्या कहेंगे? पोर्टेबल, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक एक वाइंडिंग होगी, एक रोटर होगा जिसको आर्मेचर कह रहे हैं, एक इसकी फील्ड कॉइलिंग होगी। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आपकी काम करती है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लग रही होगी। उस आर्मेचर के आउटपुट शाफ्ट पे कोई गियर सिस्टम होगा, क्योंकि आर्मेचर तो आपको पता है मोटर कितने RPM पे घूमती है भाई, 1000 1500 इस तरह के RPM पे घूमती है। इसके आगे यहाँ पर कोई गियर सिस्टम जरूर लग रहा होगा जो इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा। हमें 1000 RPM नहीं चाहिए भाई इसका, बात समझ में आ रही है? कुछ पंखा लग रहा होगा जो इसके आर्मेचर को ठंडा करके रख रहा होगा। अब इसका मैं इसको थोड़ा करीब ले आता हूँ आपके। पोर्टेबल है, छोटे छोटे कामों के लिए प्रयोग होगी। ऐसा तो नहीं सकता इतना बड़ा आप इसमें ड्रिल बांध लो, जगह ही नहीं है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 mm की है। 10 mm ड्रिल को ये पकड़ सकती है। 10 mm मोटा, मतलब 10 mm डाया का होल कर सकती है। उसको कैसे पकड़ते हैं? यहाँ पर इस पर एक कॉलेट चक लगा हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें, एक तरफ करने पे वो तीनों पॉइंट खुल रहे हैं और दूसरी तरफ करने पे वो ड्रिल को पकड़ लेंगे। तो पतली से पतली यानी कि आधा mm से लेके और 10 mm तक की बहुत पतली पतली ड्रिल भी आती है बेटा। उनको पकड़ने के लिए इसमें ये एक कॉलेट चक या ड्रिल चक, कॉलेट चक उसको कहते हैं जो ऐसे करके पकड़ता है। एक तो आपके पास वो चक होता है जिसमें आप स्क्रू
से उसको बंद करते हैं, उसके जॉज को, उसको जॉ चक कहते हैं। कॉलेट होता है जिसमें ऐसे करके स्नैप कर ले वो चीज़ें। तो इसमें आप अगर गौर से देखें तो आपको कॉलेट, ये 3 जो आपके वो हैं, एक तरफ घुमाने पे ये खुलते चले जाएंगे, दूसरी तरफ घुमाने पे ये बंद होते चले जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? कॉलेट चक। ये छोटी सी एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, कई शेप की आ सकती है, हो सकता है इसमें हैंडल अलग लग रहा हो सकता है बड़ी कैपेसिटी, मतलब 12 mm तक की ड्रिल करने के लिए मिल जाएगी आपको। ये 10 mm तक की है, इससे बड़े वाला मॉडल भी मिल जाएगा, 12 mm तक का मिल जाएगा। बड़ी हैंडी होती है, इलेक्ट्रीशियन फिटर अपने जेब में रख के, यानी कि बैग में रख के या बॉक्स में रख के इसको कहीं भी ले जाकर ऑपरेशन कर सकता है। इसमें इस तरीके की पतली पतली ड्रिल्स का हम प्रयोग करते हैं, बहुत पतली पतली से लेके, और ये 10 mm तक की ड्रिल का हम प्रयोग करते हैं इसमें। अब चलते हैं भैया अपनी अगली ड्रिल पे। ये इसको कहते हैं बेंच ड्रिल। ये बेंच के ऊपर माउंट होगी। बेंच जो होती है आपकी काम करने वाली वर्किंग बेंच जो होती है, हर लैब में रखी रहती है, उन बेंच के ऊपर रख लो आप इसको। और इसकी फोटोग्राफ तो मैं डाल दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें ऊपर एक पूरी असेंबली होती है ऐसी, यहाँ पर एक इसको ऊपर नीचे करने का एक लीवर होगा, यहाँ पर इसका ड्रिल चक लग रहा होगा, यहाँ पर आपकी वो लगेगी ड्रिल, और इसमें पीछे से एक स्टैंड होगा इसका, और यहाँ पर नीचे एक बेस होगा। इस बेस को आप टेबल पे रखेंगे, इस बेस के ऊपर आप जॉब को रखेंगे। इस लीवर से ये पूरी की पूरी मशीन की असेंबली जो ऊपर पूरा हेड है वो नीचे आता हुआ दिखाई देता है आपको, पूरा हेड नीचे आएगा। मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है? 12-13 mm, 13 mm मैक्सिमम आप मोटा होल या मोटी ड्रिल आप इसमें पकड़ सकते हैं, ये बात। लेकिन इसको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जॉब यहाँ रख के ड्रिल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दें, आपको जॉब हमेशा नीचे ही रखना पड़ेगा, ड्रिल ऊपर से ही आएगी। ठीक है, तो ये है आपकी बेंच ड्रिल। इसकी कैपेसिटी 13 mm तक हो सकती है, 12.5-13 mm तक की ये ड्रिल आराम से कर देगी। ठीक, अगला आपकी है पिलर ड्रिल। पिलर ड्रिल मशीन भी बिल्कुल बेंच ड्रिल जैसी होती है, बस वो बेंच के ऊपर नहीं रखी जाती, ज़मीन के ऊपर रखी जाती है, फाउंडेशन पे रखी जाती है। थोड़ी इससे बड़ी होती है, उसमें यहाँ पर मोटर लगी होगी ऐसे, उसके नीचे गियर बॉक्स के साथ हमने ड्रिल लगा रखी होगी। यहाँ पर इसका बेस होगा जो आपको ज़मीन के साथ ग्राउंड करना पड़ेगा, और इसमें बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जॉब को रखने का। ये एडजस्ट भी हो सकती है, बेंच ड्रिल और पिलर ड्रिल, आपको कितना ऊंचा जॉब रखना है वो भी एडजस्टमेंट इसमें होते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि आप जॉब को वर्टिकली डाउन ही रखेंगे। हालांकि इसके इस ये जो बेड है जिस पे हम जॉब रखते हैं, इसमें एडजस्टमेंट होता है थोड़ा बहुत टेढ़ा करने का। अगर आपको टेपर मतलब थोड़ा तिरछा होल मारना है वो एडजस्टमेंट इसमें होता है। फिर भी इन दोनों ड्रिल में आपको जॉब को बिल्कुल नीचे बांधना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रिल नीचे आएगी, ड्रिल को नहीं आप हिला सकते, ड्रिल तो बस नीचे आ सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये तो प्रॉब्लम है हमारे लिए, बहुत समय लगता है, बार बार जॉब को देखना पड़ता है नीचे लाके, ओहो जहाँ पे हमने सेंटर पंच मारा था अभी तो ड्रिल का सेंटर वहाँ नहीं आया, तो जॉब को थोड़ा सरकाना पड़ता है, उसके नीचे लाना पड़ता है कि ड्रिल बिल्कुल वहाँ पे होल करे जहाँ पर आपने मार्किंग कर रखी है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके, तो इस प्रॉब्लम को हटाती है हमारी रेडियल ड्रिल मशीन। अब रेडियल ड्रिल मशीन क्या है? देखने में तो आपको पिलर ड्रिल मशीन जैसी लगेगी, लेकिन उसका पिलर बहुत बड़ा होगा। उसके पिलर पर यहाँ पर एक ऐसे आर्म लगी होगी जो आपके हॉरिजॉन्टल उसमें घूम सकती है, मतलब आपको होल यहाँ मारना है, यहाँ मारना है, ऐसे ऐसे वो घूम सकती है। ये पूरी आर्म ऐसे हो सकती है। नीचे बेड होगा, इसके अलावा यहाँ पर एक लीवर होगा जिसको ऊपर नीचे करेगा। भाई इस पूरे चीज़ को भी ऊपर नीचे कर सकते हो और स्पिंडल को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो मोटर असेंबली है आपकी, ये इस पिलर पे आगे पीछे भी जा सकती है। यानी कि रेडियल ड्रिल मशीन में आप जॉब, बड़े बड़े जॉब होते हैं, वो जॉब को एक बार फिक्स कर दो, फिर जिस जिस पोजीशन पे आपको ड्रिल करना है, जॉब को हिलाने की जरूरत नहीं। इसमें जॉब को हिलाने की जरूरत थी, बेंच ड्रिल में और पिलर ड्रिल में आपको जॉब हिलाना पड़ेगा अगर अलग होल करना है वो। उसमें जॉब आप एक बार फिक्स कर दो, क्योंकि बड़े बड़े जॉब होते हैं उनको बार बार हिलाना ऐसे संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद जहां वो मार्किंग है आपकी ये रेडियल ड्रिल मशीन वहीं जाएगी, और क्योंकि इसमें स्पिंडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, रेडियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मान लीजिए ये आपका ये पिलर होता, यहाँ पर आपकी रेडियल ड्रिल मशीन का आर्म आ रहा है, उसको आर्म कहते हैं। यहाँ आपकी ड्रिल मशीन लग रही है, इस ड्रिल को आप इस आर्म पे ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हो, इस पूरी आर्म को आप ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हो, और इस पूरी आर्म को ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो। तो रेडियल ड्रिल में तीनों आपको डायरेक्शन में मूवमेंट मिलता है। तो आपको जॉब फिक्स करना है और जहाँ जहाँ होल की मार्किंग हो रही है उस जॉब पे वहाँ पर जाके आपको होल कर देना है। रेडियल ड्रिल मशीन 100-125 mm तक के होल बड़े आराम से मार देती है। अगली है गैंग। गैंग और मल्टीपल स्पिंडल में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। गैंग ड्रिल मशीन क्या होती है? एक बड़ा सा बेड होगा यहाँ नीचे, बड़ा सा बेड होगा, उसके बाद एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, और सबके ऊपर अपनी अपनी मोटर लग रही है, सब अलग है। इसमें एक मान लीजिए 12 mm का होल आपने यहाँ करा, उसके बाद आपको बार बार टूल बदलने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या होता है?
ये चीज़ों को फास्ट कर देती है। आपने 12 mm का होल यहाँ करा, उसके बाद आपको 25 mm का होल यहाँ करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रीबर चलाना है। तो आपने तीनों जगह अलग अलग टूल बांध दिए। पहले यहाँ पे 12 mm का होल करा, फिर जॉब को यहाँ लेकर आए, उसने उस होल को बड़ा कर दिया, और फिर यहाँ लेकर आए, उसको उसने रीमर। तो आपको इसी जगह पे बार बार टूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही टूल सेट कर रखे हैं अपने। और ये तब होता है जब लगातार ऐसा होता रहना है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन हो रहा है 12 mm के होल का, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है 25 mm के होल का, यहाँ पर हो रहा है रीमर का। तो समझो कि आपके पास एक ऐसी प्लेट है बेटा, जिसमें आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये 25 mm के फिनिश्ड होल चाहिए। फिनिश्ड होल समझ में आ रही है? फिनिश्ड होल चाहिए। आपने ये सेंटर इतनी दूरी पे कर रखे हैं जितनी इसकी होल की पीछे है। अब समझो हो क्या रहा होगा, पहला होल आया यहाँ पर 12 mm का होल कर दिया, उसके बाद ये वाला होल यहाँ आया, और अगला होल जो है वो 12 mm के होल पे आ गया। फिर ये और आगे बढ़ाई आपने जॉब, तो यहाँ पर फिनिशिंग होने लगी उस होल की। दूसरे होल को 25 mm का होल करना शुरू कर दिया, और नई जगह पे 12 mm का होल करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है? गैंग बना के काम करते हैं ये। आपको करने तो थे 25 mm के होल फिनिश्ड, आपने इस सेंटर पे ये वाले गैंग ड्रिल मशीन को सेट कर रखा है। अब आपको बस ये जॉब आगे बढ़ाते रहना है, और वो तीनों ऑपरेशन एक साथ होते रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इसकी मशीनें अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्टेशन की, क्योंकि हो सकता है रीमर आपको अलग स्पीड पे चलाना पड़ रहा हो, ड्रिल आपको अलग स्पीड पे चलानी पड़ रही हो, 25 mm की ड्रिल अलग स्पीड पे चलानी पड़ रही है, 12 mm की अलग स्पीड पे चलानी पड़ रही है। अब है मल्टी स्पिंडल, इसमें एक ही मोटर लग रही होगी ऊपर से, और इस ड्राइव से बहुत सारे स्पिंडल एक साथ चल रहे होंगे। ठीक है, इन सारे स्पिंडल की स्पीड भी सेम होगी, और सब एक ही जैसा ऑपरेशन कर रहे होंगे। ये कहाँ यूज होता है? मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ी प्लेट में छल्ली बनानी है, मतलब बहुत सारे होल करने हैं एक खास पिच पे, मतलब सारे होल जो हैं 60 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के। ऐसे इनको ट्यूब प्लेट कहते हैं, टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जितने भी हीट एक्सचेंजर बनते हैं उसमें ये बहुत कॉमनली यूज होता है ये पार्ट। इसको क्या कहते हैं? ट्यूब प्लेट। और हमें ये एक साथ बहुत सारे होल करने हैं, तो इसकी जो भी पिच होगी, मान लीजिए 3 या 6 या 9, इस तरीके के हमने इनको सेट कर रखा है इस स्पिंडल पे। ये ड्रिल के सेंटर हमने वही बना दिए, नीचे से देख के ऐसे लगने वाली है ड्रिल। अब एक बार में मोटर चलेगी, सारी ड्रिल नाचेंगी, तो एक बार में जितने भी आपके स्पिंडल चल रहे हैं उतने ही होल एक बार में कटेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो ये कितना मज़ेदार हो गया। लेकिन इसमें मोटर जो सिंगल लगती है उसका ज़्यादा पावर ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे स्टेशन को चला रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि एक ही सेट ऑफ स्पिंडल हो सकता है 2 सेट ऑफ स्पिंडल हो, लेकिन हर सेट ऑफ स्पिंडल में अलग मोटर लगेगी। इसमें भी यहाँ पर कई सारे स्पिंडल लग रहे होंगे। तो अब ये मशीन यहाँ पर भी होल कर रही है, यहाँ पर भी होल कर रही है, तो और ज़्यादा मल्टीपल सेट हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है एक सेट ऊपर से नीचे होल कर रहा हो और दूसरा स्पिंडल का सेट जो है साइड में होल कर रहा हो। और उसके बाद आती है CNC ड्रिल मशीन। CNC ड्रिल मशीन में ये सारे कंट्रोल आपके कंप्यूटर में रहते हैं। ड्रिल का कितना सेंटर रखना है, कौन सा टूल किस वक्त शुरू होगा, पानी मतलब कूलेंट डलना कब शुरू होगा, कब लाइट जलेगी, कब नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, कितनी स्पीड पे चलेगा, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद बस होते हुए देखते रहते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उसको देखना। अच्छा, इस ड्रिल मशीन के पार्ट्स में बता देता हूँ भाई। एक तो मोटर होगी, और कुछ मैकेनिज्म ऐसा होगा कि उस मोटर, जहाँ पर वो मोटर की आउटपुट शाफ्ट घूम रही है और जहाँ मेरी ड्रिल घूमनी है, ये पावर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करवानी है मुझे। उसके लिए मुझे बेल्ट पुली का प्रयोग करना पड़े, शाफ्ट का प्रयोग करना पड़े, गियर पिनियन का प्रयोग करना पड़े, जो करना पड़ रहा है मैं उन सारे से। तो एक तो मोटर होगी, एक पूरा गियरिंग सिस्टम होगा, यानी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम उसको कहते हैं, वो होगा। एक ड्रिल को पकड़ने का कोई स्पिंडल होगा, स्पिंडल में होल होता है, उसमें ड्रिल को पकड़ लिया जाता है। कल जब हम लेक्चर में करेंगे तो ड्रिल के पार्ट्स के बारे में समझेंगे, कितने प्रकार की ड्रिल्स होती हैं और ये टैप सेट क्या होते हैं, रीबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में कल बात करेंगे। आज हम ड्रिल मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मोटर होगी, एक पावर ट्रांसमिशन पूरा सिस्टम होगा, एक ड्रिल को पकड़ने का स्पिंडल होगा, बेस होना चाहिए और टेबल होनी चाहिए, पकड़ने के कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए, कुछ अरेंजमेंट होने चाहिए, वो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके अलावा आप चाहिए और जॉब चाहिए और ड्रिल चाहिए साइज की, बस हो गया काम। ग्राइंडर चलाना आना चाहिए, लेथ मशीन पे कट लगाना आना चाहिए, ड्रिल बिल्कुल चलानी आनी चाहिए। शेपर अगर सीख सको, थोड़ा मुश्किल है उसको सेट करना, आना चाहिए। लेथ मशीन का भी मुश्किल है उसको सेट करना, लेकिन आना चाहिए, मजबूरी में कर सकते हो। वेल्डिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। और हैंड टूल का तो प्रयोग आपको आना ही आना चाहिए। लेकिन अगर इस ITI में पढ़ रहे हो तो हैंड टूल से मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि मैं तो खिलाफ हूँ।
मैं कब कह रहा हूँ रेत होते तुम्हें काम करना है, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस बात की। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ITI के कोर्स में ये नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए इतना बड़ा टॉपिक नहीं होना चाहिए, छोटा सा टॉपिक हो, बता के आगे निकल जाओ। हमें तो तुम्हें ग्राइंडर से बात करनी है, और ग्राइंडर भी कई तरीके के होते हैं, हैंड ग्राइंडर, शाफ्ट ग्राइंडर, उसके आगे कभी कटिंग व्हील लग रहा होगा, कभी ग्राइंडिंग व्हील लग रहा होगा, इस तरह की चीज़ें बेटा, ये सारी चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए। चोट ना खा लेना, चप्पल वप्पल पहन के नहीं जाना। तो आज इस लेक्चर को बंद करें, हैं? आपका कोई सवाल तो नहीं है इसमें? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।